हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ। पिछली क्लास में हम लोग ने देखा था हाईवे मटेरियल्स, उसी के कंटिन्यूएशन में सिम्पटम्स एंड डिफेक्ट भी हैं और साथ साथ पेवमेंट कंस्ट्रक्शन का भी पोर्शन है जो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ देखो सिम्पटम्स एंड कॉज ऑफ डिफेक्ट में। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो सिम्पटम्स एंड कॉज ऑफ डिफेक्ट हम लोग देखने जा रहे हैं उसको 4 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। पहला है सरफेस डिफेक्ट, फिर देखेंगे क्रैक्स, फिर देखेंगे हम लोग डिफॉर्मेशन और फिर देखेंगे डिसइंटीग्रेशंस। ठीक है, ये 4 अलग अलग चीजें हैं। समझो सरफेस डिफेक्ट मतलब सरफेस पे ही सिर्फ डिफेक्ट आई है। इसके बाद क्रैक का फॉर्मेशन इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फेलियर। अनदर वन इज द डिफॉर्मेशन मतलब लोड लगी और पेमेंट डिफॉर्म कर गई। एंड द फोर्थ इज डिसइंटीग्रेशन मतलब टाइम के साथ धीरे धीरे चीजें खराब हो रही हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सरफेस डिफेक्ट से। उसमें देखो सबसे पहले लिखा है फैटी सरफेस। समझना जरा फैटी सरफेस का क्या सिग्निफिकेंस है, सिम्पटम क्या है फैटी सरफेस का कि बिटुमिन बाइंडर मूव्स अपवर्ड एंड कलेक्ट एज अ फिल्म ऑफ बिटुमिन। ठीक है, वेट इन समर एंड स्लिपरी इन कोल्ड वेदर। अब इस बात को यहां देखो, इस फोटो से ज्यादा आपको क्लियर होगी। एक रोड है और इस रोड में देखो कि बिटुमिन, अंदर के बिटुमिन ये सरफेस पे अपीयर हो गई है। इस तरीके से आपको सरफेस पे अपीयर होकर के नजर आ रही है। तो बिटुमिन बाइंडर व्हेन मूव्स अपवर्ड इट अपीयर्स समथिंग लाइक दिस, देन दिस टाइप ऑफ द फेलियर इज नोन एज द फैटी सरफेस। यहां पे फैटी सरफेस हो गया है। अब होगा क्या कि जैसे मान लो वेट समर सीजन है तो समर सीजन में हीटिंग के कारण ये वेट हो जाएगी और वहीं पे वेट हो जाएगी और वहीं पे देखो कि जब कोल्ड वेदर होगी तो पानी पड़ेगी और उसके बाद ये क्या हो जाएगी, काफी स्लिपरी हो जाएगी उस टाइम पे। यही बात यहां पे लिखी हुई है। रीजन क्या रहा होगा इसका? सो ऑफ कोर्स एक्सेसिव बाइंडर इन द प्रीमिक्स मतलब आपने बाइंडर मटेरियल जो बिटुमिन है वो ज्यादा यूज किया हुआ है। ठीक है, अनदर वन देखो स्मूथ सरफेस। अब क्या है ना कि जैसे आपने फैटी देखा, फैटी के जैसा ही है स्मूथ भी, लेकिन फैटी में क्या होती है कि जहां तहां से बिटुमिन बाइंडर अपवर्ड आ जाती है। लेकिन जो स्मूथ सरफेस है ये इसी का एडवांस फॉर्म है जिसमें हर एक जगहों से बिटुमिन मूव्स अपवर्ड। अब यहां पे देखो, यहां पे भी एक्सेसिव बाइंडर ही रीजन है। तो यहां पे पूरे पेवमेंट में आप देखो बहुत सारे जगहों पे आपको इस तरीके से बिटुमिन जो मूव्स अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव की है वो पूरे सरफेस को ही स्मूथ बना दी, जिसकी वजह से वेरी लो स्किड रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी, वेरी स्लिपरी इन वेट, एक्सेसिव बाइंडर के कारण होती है, या फिर पॉलिशिंग ऑफ द एग्रीगेट अंडर ट्रैफिक मतलब कि बार बार जो ट्रैफिक मूव कर रही है उसकी वजह से एग्रीगेट की पॉलिशिंग, उसकी वजह से ये इस तरीके से स्मूथ बन जाती है। तो आप एक एक करके ना लिखते चले जाओ इसे, राइट इट डाउन। चलो लिख लिया होगा आपने। नेक्स्ट मूव करते हैं अनदर वन। देखो थर्ड वन हियर इट इज स्ट्रिकिंग। अब ये स्ट्रिकिंग क्या होती है पहले ये जान लो कि पेवमेंट में जब हेवी लाइंस ऑफ बिटुमिन दिखाई दे तो हम लोग इसे स्ट्रिकिंग कहते हैं। उसका भी देखो फोटो दिखा रखा है। जैसे यहाँ पे देखो मूवमेंट हो रही है और यहाँ पे हेवी लाइंस ऑफ बिटुमिन इस तरीके से नजर आई, सो इट इज नोन एज द स्ट्रिकिंग। सो हेवी लाइंस ऑफ बिटुमिन, इसकी रीजन क्या है? केयरलेस ऑपरेशन ऑफ द बिटुमिनस डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि जब बिटुमिन को डिस्ट्रीब्यूट की गई है बहुत ही मतलब कि केयरलेस ऑपरेशन हुआ है उस टाइम पे। ठीक है, और समटाइम्स मैकेनिकल फॉल्ट भी है। क्लियर टू यू? अनदर वन इज हंग्री सरफेस। देखो नाम से भी क्लियर हो रहा है, हंग्री सरफेस है, भूखा है ये पेवमेंट। किस चीज का? बिटुमिन का। तो आप देखो ये हंग्री सरफेस, आप इसे देखिए तो समझ में भी आ जाएगा कि एग्रीगेट काफी रफ नजर आ रही है और इसमें बिटुमिन बहुत ही कम है। ठीक है, देखो केयरलेस ऑपरेशन ऑफ द बिटुमिन डिस्ट्रीब्यूशन, इसका रीजन क्या है? लेस बिटुमिन सरफेसिंग। राइट इट डाउन। नाम लिखना है, किस कैटेगरी में आती है वो लिखना है। जैसे यहां पे लिखा है ना सरफेस डिफेक्ट, और इसका सिम्पटम एंड कॉज लिखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्रैक्स की तरफ मूव करेंगे। जो पहला पार्ट था वो खत्म हो गया। क्रैक्स की तरफ मूव करें तो क्रैक्स में क्या है, अब थोड़ा इसके बारे में समझो कि देखो क्या है ना, क्रैक का डेवलपमेंट बेसिकली तो क्रैक का नेचर होता है रिजिड पेवमेंट में, लेकिन फ्लेक्सिबल पेवमेंट में भी एक टाइम के बाद आपको क्रैक नजर आ सकती है अलग अलग वजहों से, क्योंकि उसके डक्टिलिटी का लॉस होता है और ब्रिटलनेस का गेन होता है टाइम के साथ। तो वो क्या करता है, क्रैक का डेवलपमेंट करता है। इसके कई सारे टाइप्स हैं, अलग अलग क्रैक अलग अलग वजह से डेवलप करते हैं, जो यहाँ पे एक एक करके मैं लिस्ट आउट कर रखा हूँ। आप एक एक करके देखिए।
अगला पहला क्रैक है हेयरलाइन क्रैक, नाम से भी क्लियर है, वो बिल्कुल हेयरलाइन की तरह अपीयर होगी, इसको बोलते हैं हेयरलाइन क्रैक। एक और भी क्रैक है जो इसी की तरह दिखाई देती है, लेकिन वो हेयरलाइन नहीं होगी, वो क्रैक की विड्थ ज्यादा होगी, और वो सब इंटरलिंक्ड क्रैक हैं, कई सारे स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसको बोलते हैं एलिगेटर क्रैक। तो आप यहाँ पे फोटो देखो, जैसे यहाँ पे जो हमने दिखा रखा है, आप देखो हेयरलाइन क्रैक में बहुत ही फाइन क्रैक्स नजर आ रहे हैं क्लोज्ड इंटरवल पे। तो whenever there is a crack which is at fine crack at close interval, we call it as the hairline crack। इसकी वजह क्या है? insufficient bitumen का होना और improper compaction, इसकी वजह से हेयरलाइन क्रैक डेवलप करते हैं। अब क्या है कि थोड़े दिन छोड़ दो तो यही धीरे 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 डेवलप होते होते इसकी विड्थ बढ़ जाएगी और आपको इस तरीके से नजर आएगी। लुक एट दिस। So alligator crack, you can see interconnected cracking forming a series of small blocks। small blocks से कई सारे सीरीज हैं, you can see। रीजन क्या है? एक्सेसिव डिफ्लेक्शन ऑफ द सरफेस ओवर अनस्टेबल सबग्रेड और ब्रिटलनेस ऑफ द बाइंडर ओवरलोडिंग, ये भी रीजन हो सकती है। क्लियर टू यू? तो मैंने आपको बताया था कि ब्रिटलनेस इज वन ऑफ द रीजन। ठीक है, चलो इसको भी आप लिख लीजिए, हेयरलाइन क्रैक, एलिगेटर क्रैक। नेक्स्ट, अब देखो अगला है लॉन्गिट्यूडनल क्रैक। हालांकि नाम से क्लियर होता है ये। लॉन्गिट्यूडनल क्रैक कहने का क्या सेंस हो सकता है कि जो पेवमेंट की डायरेक्शन है लॉन्गिट्यूडनल, उसी डायरेक्शन में अगर कोई क्रैक डेवलप करे तो उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल क्रैक। जनरली ये पेवमेंट दो लेन के बीच में आपको नजर आती है, जैसे कि यहाँ पे। ठीक है, आप देखो ये इस तरीके से क्रैक डेवलप हो रही है, तो लेन 1 लेन 2। अभी इसकी वजह क्या है कि जब आप पेवमेंट बनाते हो ना, तो बहुत सारे जगहों पे आपको ऐसा दिखाई देगा कि लेन नंबर 1 की कंस्ट्रक्शन हो रही है, तब तक ट्रैफिक लेन नंबर 2 पे मूव कर रही है, फिर लेन नंबर 2 की कंस्ट्रक्शन होगी, फिर लेन नंबर 1 पे मूव कर रही है। तो होता क्या है कि दोनों के कंस्ट्रक्शन में एक टाइम गैप होने के कारण दोनों आपस में बॉन्डिंग नहीं पकड़ पाता। तो दोनों की जब बॉन्डिंग नहीं बनती तो जॉइंट वीक हो जाती है और यही समय के साथ धीरे 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 क्रैक का फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, सो यही चीज यहां लिखा हुआ देखो, क्रैक इन अ लाइन बिटवीन द टू लेंस और एजेस, इट इज ड्यू टू वीक जॉइंट बिटवीन द लेंस। ये इसका मेजर रीजन है। इसका एक और भी रीजन हो सकता है, वो होता है अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। अगर अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग हो तब भी क्रैक का फॉर्मेशन कर देता है इस टाइप से। क्लियर टू यू? आगे बढ़ते हैं। एक और भी क्रैक, उसको बोलते हैं एज क्रैक। देखो नाम से भी क्लियर है, एज क्रैक मतलब कि क्रैकिंग कहां पे डेवलप हुई है? एज पे। तो इस वाले डायग्राम में आप यहां पे ऐसे समझो, कुछ ऐसा डेवलप हुआ है। अब होता क्या है ना कि आप इसको ऐसा समझो कि जो एज होती है, अगर मान लो टायर की लोडिंग एज पे आई तो एज के नीचे वहां पे सपोर्ट अगर प्रॉपर नहीं है या फिर सपोर्ट नहीं है, उस केस में डायरेक्टली सॉइल है। होता क्या है कि जब सबग्रेड बनाते हो, फिर सब बेस बनाते हो, फिर बेस कोर्स बनाते हो और उसके बाद आप सरफेस कोर्स बनाते हैं ना, तो उसकी विड्थ उन सभी से ज्यादा होती है। तो जो मिडल पोर्शन है पेवमेंट की, उसके नीचे तो आपको बेस, सब बेस, सबग्रेड सब नजर आया, लेकिन जो एज वाली पोर्शन होती है वहां पे उसके नीचे कई बार सपोर्ट नहीं होने के कारण अगर उस पर टायर लोडिंग लगी तो यहाँ पे क्रैक का डेवलपमेंट कर देगी, और इसी को बोलते हैं हम लोग एज क्रैक। सो यू कैन सी क्रैक पैरेलल टू आउटर एज 0.3 मीटर टू 0.5 मीटर इनसाइड फ्रॉम द एज। रीजन क्या है? लैक ऑफ लैटरल सपोर्ट और सेटलमेंट ऑफ द सबग्रेड। ठीक है, लिख लो इसे भी। नाउ देखो, अब है अगला है रिफ्लेक्शन क्रैकिंग। तो आप पहले समझ लीजिए कि रिफ्लेक्शन क्रैकिंग नाम से आपको कुछ क्लैरिटी आ जाएगी। आपको याद होगा कंपोजिट पेवमेंट या फिर ओवरले डिजाइन वाली पेवमेंट, मतलब होती क्या है ना बेसिकली कि आप नीचे जो लगाते हो वो रिजिड पेवमेंट बनाया और उसके ऊपर से फ्लेक्सिबल पेवमेंट का एक लेयर लगा दिया, बेसिकली बिटुमिनस कंक्रीट। डू यू रिमेंबर द कंपोजिट बनाने का तरीका क्या था? कि whenever you provide the bituminous concrete as a wearing course over the cement concrete pavement, then if there is any crack in the rigid pavement, जो कि contraction joint वाली पोजीशन पे आपको नजर आ जाएगी, तो अगर मान लो contraction joint पे क्रैक डेवलप की तो क्रैक डेवलप तो नीचे की, नीचे वाले पेवमेंट में, लेकिन वही क्रैक ऊपर वाले लेयर में भी अपीयर हो जाएगी लाइक दिस। तो आपको यहाँ पे दिखाई क्या दे रहा है कि नीचे जो है ना ये सीसी पेवमेंट है नीचे वाला, और ऊपर जो है वो बीसी, दैट इज बिटुमिनस कंक्रीट पेवमेंट है। तो आप देखो नीचे जो सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट, इसमें क्रैक डेवलप किया और वही ऊपर की तरफ क्रैक अपीयर हो गया।
तो आप समझो कि क्रैक इस पर जो डेवलप हुई है वो बिटुमिन में डेवलप इसलिए हुई क्योंकि नीचे की सीमेंट कंक्रीट में डेवलप हुई। तो सीमेंट कंक्रीट की क्रैक अगर बिटुमिनस लेयर में आके अपीयर हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन क्रैकिंग। ठीक है, यहां पे देखो वही रिफ्लेक्शन क्रैकिंग यहां पे एयरपोर्ट वाले पोजीशन पे आपको दिखाई भी देगा। जो रनवे बनती है ना, रनवे के बगल में जो टैक्सी वे वगैरह होते हैं वहां पे आपको दिखाई देगा इस टाइप के पेवमेंट। तो ऊपर से लगी होती है बिटुमिनस कंक्रीट की एक लेयर, नीचे से होती है सीमेंट कंक्रीट। तो नीचे की जो क्रैक होती है वो ऊपर अपीयर होती है, उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन क्रैकिंग। सो क्रैक ओवर जॉइंट anywhere in the overlay on cement concrete pavement, crack due to pavement layer underneath. Write it down. ठीक है, चलो ये यहां पे अब क्रैक की कहानी तो खत्म हो गई। पहले मैंने आपको बताया सरफेस डिफेक्ट, फिर बताया क्रैक, फिनिश। अगला चलते हैं, इसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि पेवमेंट का डिफॉर्म हो जाना, और उसमें सबसे पहले है स्लिपेज। आप जरा देखो स्लिपेज का क्या सिग्निफिकेंस है, मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं। आप ऐसे समझो कि जो पेवमेंट बनाई जाती है ना, व्हेनेवर यू कंस्ट्रक्ट ए पेवमेंट, आप बनाते क्या हो, समझना, प्रॉपरली समझना स्टेप को। सब ग्रेड है, सब बेस है, बेस है, फिर प्राइम कोटिंग, टैग कोटिंग लगती है। मतलब कि आप बिटुमिन को स्प्रे करते हो ताकि जो सरफेस कोट्स है वो उसके साथ ग्रिप कर ले। टैग कोटिंग लगाते हैं ताकि ग्रिप कर ले, और उसके बाद आप बनाते हो बाइंडर कोट्स एंड फिर वियरिंग कोट्स जो कि सरफेस कोट्स का पार्ट है। तो क्या है कि टैग कोटिंग जो लगाते हैं, टैग कोटिंग क्यों लगाया, ताकि दो लेयर्स के बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग बन जाए। समझ लीजिए आप, अभी बताऊंगा भी कि प्राइम कोटिंग टैग कोटिंग क्या होती है, लेकिन आप समझो कि आपने बनाया सब ग्रेड, सब बेस, बेस, फिर किया आपने प्राइम कोट, फिर किया टैग कोट, फिर लगाया आपने बाइंडर कोट्स, उसके बाद फिर किया टैग कोट, फिर लगाया आपने वियरिंग कोट्स, और उसके ऊपर फिर लगाया आपने सील कोट। क्या है ना कि जब आप टैग कोटिंग करते हो तो टैग कोटिंग हैज अ पर्पस टू बॉन्ड टू लेयर्स इन बिटवीन। अगर आप प्राइम कोटिंग टैग कोटिंग ढंग से नहीं करोगे, मान लो नहीं किया, तो उसकी वजह से दो लेयर्स के बीच में बॉन्डिंग बनेगी नहीं। मतलब वियरिंग कोट्स एंड बाइंडर कोट्स विल नॉट अटैच टू ईच अदर। उस केस में इफ एनी व्हीकल इज कमिंग विथ हाई स्पीड एंड सडनली अप्लाइज ब्रेक, तो उसकी वजह से पेवमेंट जो टायर के नीचे है वो अपनी पोजीशन से स्लिप कर जाती है, और आपको इस टाइप से नजर आएगा। लुक एट दिस। तो ये जो पोजीशन है यहां से ये स्लिप कर गई, यहां से आप देख लो यहां पे। सो दिस पेवमेंट, दिस पर्टिकुलर एरिया हैज स्लिप्ड ओवर दिस, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्लिपेज। यही बात लिखी हुई देखो, रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द सरफेस लेयर इन एडिक्वेट प्राइम कोट और टैग कोट। ठीक है, लैक ऑफ बॉन्ड के कारण ऐसा होता है। ठीक है, अब अगला सरफेस डिफेक्ट है रटिंग। रटिंग तो मैं आपको बता भी चुका हूं कि टायर के कारण जो लोड लगी वो लोड टायर के नीचे ही फेलियर कर देती है फ्लेक्सिबल पेवमेंट में, जिसको हम लोग बोलते हैं रटिंग, रट्स। तो आप देखो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में रटिंग डेवलप होती है, तो आप यहां पे देखो इसमें, तो आपको समझ में आएगा कि जो टायर का इंप्रेशन है पूरी तरीके से रोड पे आ गया है, लाइंस की तरह बिल्कुल। तो ये लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशन जो रोड में आई है, दिस इज नोन एज द रटिंग फेलियर, जो कि ऑफ कोर्स डिफॉर्मेशन है। क्यों होती है? हेवी चैनलाइज्ड ट्रैफिक के कारण, वीक पेवमेंट के कारण, या फिर इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन हुआ है उसके कारण। कंप्लीट कर लो। आगे है देखो कोरुगेशन एंड शोविंग। तो पहले आप समझिए कोरुगेशन जो टर्म यूज होता है, वैसे होती क्या है ना कोरुगेशन, कि यहां देखो कोरुगेशन में होती क्या है कि रेगुलर अंड्यूलेशन आ जाती है पेवमेंट में। यहां पे देखो ये पेवमेंट अंड्यूलेट कर गई जहां तहां से, तो अगर कभी भी ऐसा हुआ कि रेगुलर अंड्यूलेशन दिखाई दिया, सो दैट इज नोन एज द कोरुगेशन। लेकिन ऐसा एक और भी चीज दिखाई देगा कि टायर से लोड लगी और टायर के बगल में अगर पेवमेंट बल्ज हो गई तो उसको शोविंग बोलते हैं। आप समझो, पहले इस प्रॉब्लम को समझो कि इफ देयर इज एनी रेगुलर अंड्यूलेशन इन द पेवमेंट, then this regular undulation is called as the corrugation, and due to the tire loading the adjacent part of the pavement will just bulge। तो वो जो bulging of pavement that is called the shoving, इन दोनों के पीछे रीजन एक ही है और वो है स्टेबिलिटी का कम होना। अब मैं जब टर्म स्टेबिलिटी यूज कर रहा हूं तो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पे स्टेबिलिटी का सिग्निफिकेंस क्या होगा। स्टेबिलिटी सिंपली मीन्स व्हाट? स्टेबिलिटी सिंपली मीन्स हियर, एज याद है ना मार्शल मिक्स डिजाइन में बताया था स्टेबिलिटी कि मैक्सिमम लोड विच अ सैंपल कैन टेक। अगर स्टेबिलिटी वहां पे कम है तो इस टाइप की फेलियर आपको नजर आ जाएगी। यही पॉइंट लिखा हुआ देखो, रेगुलर अंडुलेशन अक्रॉस द बिटुमिनस सरफेस ड्यू टू
लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन द मिक्स। यहां देखो लोकलाइज बल्जिंग इन द पेवमेंट सरफेस ड्यू टू लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन द मिक्स। क्लियर टू यू? नाउ लेट्स मूव टू अनदर वन। आगे चलते हैं। एक शैलो डिप्रेशन। अब शैलो डिप्रेशन तो मैं आपको बता चुका हूं, मैं बस याद दिलाता हूं। डू यू रिमेंबर जब मैं फ्लेक्सिबल पेवमेंट रिजिड पेवमेंट में डिफरेंस बता रहा था, तो उस टाइम पे आई टोल्ड यू दैट व्हेनेवर द subgrade has some failure, if there is any failure in the subgrade layer, then in flexible pavement what will happen, all the layer will take the shape of the failure, due to which if there is any failure at the bottom, then failure will be appear to the top and it will form a shallow depression. तो होगा क्या कि अगर मान लो सबग्रेड की थोड़ी सी भी फेलियर आ गई तो उसका डिप्रेशन हो जाएगा, वहां पे सेटलमेंट हो जाएगा और उसकी वजह से वो फेलियर आपको टॉप पे नजर आएगी और वो जो डिप्रेशन आती है उसको बोलते हैं हम लोग शैलो डिप्रेशन। सो यू कैन सी हियर शैलो डिप्रेशन वेयर द वाटर विल नॉर्मली कलेक्ट लाइक दिस। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ द लोअर लेयर ऑफ पेवमेंट। आगे है देखो, नेक्स्ट है सेटलमेंट और अपहीवल भी इसी को कहते हैं। अब ये क्या ना, ये एक एक्सट्रीम लेवल का फेलियर है, डिफॉर्मेशन है, जिसमें सबग्रेड ही फेलियर हो जाएगी पूरी तरीके से। इसका मतलब कि आपने कॉम्पैक्शन दिया ही नहीं था, दिया भी था तो बहुत ही कम दिया था, या फिर आपने एक्सपेंसिव सॉइल पे, ठीक है, जो जिसका एक्सपेंशन हो जाता है, ठीक है, वैसे सॉइल पे, जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल, इस टाइप के सॉइल पे आपने रोड बना दिया, तो उसकी वजह से होगा क्या, ह्यूज अनड्यूलेशन इन द पेवमेंट यू विल गेट लाइक दिस। हालांकि एक्चुअल फोटो नहीं है, आपको समझाने के लिए है। कैन आई से इट इज एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल फॉर मूवमेंट। ठीक है, सो ये देखो, लार्ज डिफॉर्मेशन, एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल, इनएडिक्वेट कॉम्पैक्शन इन द फिल और एक्सेसिव मॉइस्चर इन द सबग्रेड, ये इसकी वजह होती है। लिख लीजिए इसे आप। ठीक है, अब चलते हैं यहां से डिसइंटीग्रेशन पे। तो डिसइंटीग्रेशन यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो स्ट्रिपिंग है। अब स्ट्रिपिंग का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो कि एग्रीगेट का सरफेस से बाहर निकल जाना। देखो यहाँ पे रफ हो गया है, जहां तहां से एग्रीगेट बाहर निकल गई है, तो आपको ना रोड पे ऐसा दिखाई देगा कि प्लेन बनी हुई है, किसी किसी जगह पे एग्रीगेट बहुत से निकले और वो काफी रफ हो गई है, उसको बोलते हैं स्ट्रिपिंग। सो यहाँ देखो बेसिकली होता क्यों है, क्योंकि जो एडहेरिंग प्रॉपर्टी होती है ना, जिसके कारण बिटुमिन एग्रीगेट को होल्ड करके रखता है, वो प्रॉपर्टी समय के साथ धीरे धीरे कम हो जाती है। तो आप समझो कि बिटुमिन एक डक्टाइल मटेरियल है जो कि अपने कोहेसिव नेचर के कारण किसी एग्रीगेट को होल्ड करके रखती है, और धीरे धीरे ये होल्डिंग एडहेरिंग प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है बिटुमिन की, तो एग्रीगेट वहां से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, दैट इज नोन एज द स्ट्रिपिंग। सो यू कैन सी सेपरेशन ऑफ द बिटुमिन एडहेरिंग टू द surface of the aggregate, loss of the material from the surface. It is due to aging of the bitumen और moisture और inadequate mix के कारण होती है। ठीक, ऐसा ही एक और भी फेलियर है, आप देखो रेवेलिंग बोलते हैं इसे। रेवेलिंग भी एक टाइप का डिसइंटीग्रेशन है। रेवेलिंग के कई सारे कारण होते हैं। आप समझो कि रेवेलिंग जब हम लोग बात करते हैं ना, तो रेवेलिंग का मतलब ये है कि किसी पेवमेंट में से, बंच में से कुछ मटेरियल बाहर निकल जाना, इस टाइप से। तो ये मटेरियल इस तरीके से बाहर निकलना क्यों होता है, इसके कई सारे रीजन है। मैं आपको रीजन बताता हूं। या तो आपने, होता क्या है, जब पेवमेंट बनाई जाती है ना, तो आप किसी टेम्परेचर पे हॉट मिक्स प्लांट से बिटुमिनस मिक्स लेकर आते हो, फिर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप उसे स्प्रेड करते हो और उसको ठंडा होने से पहले, सेट होने से पहले आप कॉम्पैक्ट कर देते हो। अगर मैं बोलूं कि कॉम्पैक्शन में देर हो गई, तो आपने कॉम्पैक्शन किया, लेकिन तब किया जब उसकी टेम्परेचर ऑलरेडी कम हो चुकी थी, तो वो सेट हो ही नहीं पाएगा और लेटर ऑन रेवेलिंग फेलियर। दूसरी प्रॉब्लम, आपने एग्रीगेट यूज तो किया है लेकिन डस्ट है उसमें बहुत ज्यादा, तो एग्रीगेट में डस्ट होने के कारण जो बिटुमिन के साथ बॉन्डिंग है वो बन ही नहीं पाई, विल रिजल्ट इनटू रेवेलिंग। तीसरा, अगर आपने एग्रीगेट लिया है लेकिन उसको वॉश, आपने मान लो कि डस्टी था, एक तो बताया हमने, दूसरा आपने वॉश किया लेकिन वॉश करने के बाद डस्ट तो हटा दिया लेकिन ड्राई होने का वेट नहीं किया, तो वाटर विल बी एज अ थिन लेयर बिटवीन द एग्रीगेट एंड बिटुमिन, विल नॉट एडहेयर, विल रिजल्ट इनटू रेवेलिंग। ठीक है, तो यही देखो, प्रोग्रेसिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सरफेस ड्यू टू फेलियर ऑफ द बाइंडर टू होल्ड द मटेरियल टुगेदर। इट इज ड्यू टू इनएडिक्वेट कॉम्पैक्शन, कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, इनसफिशिएंट बाइंडर, और हमने जो बताया आपको रीजंस। क्लियर टू यू? लिख लीजिए इसे। नाउ यू कैन सी द लास्ट वन, पॉट होल्स। पॉट होल्स क्या है ना, पॉट होल्स बहुत ही कॉमन फेलियर है, आप जगह पर नजर आ जाएगा, हर एक जगहों पे आपको कहीं ना कहीं। पॉट होल्स में होते क्या, गड्ढे बन जाते हैं रोड में। तो ये देखो पॉट होल्स, इस तरीके से पॉट होल्स आपको नजर, आपने शायद इससे भी बड़े देखे हों।
सो पॉट होल्स, अब ये पॉट होल्स का क्या है कि आप समझो कि बॉल शेप के होल्स बन जाते हैं, ठीक है। ये भी समय के साथ, पहले क्या होती है ना, अंड्यूलेशन होती है, अंड्यूलेशन फिर पानी आती है, फिर बॉन्डिंग ब्रेक करती है, एग्रीगेट बाहर निकलती है और धीरे 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 डिसइंटीग्रेट करके ये पॉट होल्स का डेवलपमेंट करता है। तो गड्ढे बन गए, पानी भरा होता है इस टाइप से, known as the pothole. You can see the ball-shaped holes in the surface layer, and it is due to water into the pavement through the surface. Clear to you? And the last, you can see the edge breaking or frayed surface. अब क्या है ना, edge breaking तो नाम से भी क्लियर हुआ कि edge break हो जा रही है, peel off हो जाएगी edge, और इसी को बोलते हैं फ्रेड सरफेस। तो कभी भी ऐसा हुआ कि जैसे मान लो पेवमेंट है और एज, पहले क्या थी, एज क्रैकिंग पड़ा था आपने क्रैक में, वो एज क्रैक डेवलप, और लोड लगाओ और लोड, तो वो क्रैक होने के बाद वो पेवमेंट का एज का कुछ पार्ट वो वहां से टूट करके अलग हो जाना। सो व्हेनेवर अ पार्ट ऑफ द एज विल पील ऑफ फ्रॉम द पेवमेंट, that is known as the edge breaking. You can see edge of the bituminous surface gets broken and may peel off in the large chunks at the edges, which you can see in this photo. देखो ये एज यहां से टूट के बाहर हो गई। It is due to insufficient side support. Lower layer of the pavement is not being wider than the upper layer. ठीक है, so this is all about the symptoms and cause of defect. आप इसे अब लिख लीजिए। चलो अब यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये पोर्शन था सिम्पटम्स एंड कॉज ऑफ डिफेक्ट का, जो खत्म हो गया। अब चलते हैं पेवमेंट कंस्ट्रक्शन पे कि हम लोग पेवमेंट को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये एक अलग डिस्कशन है विच विल स्टार्ट नाउ। तो पहले प्रोसीजर समझो आप कि रोड बनाते समय क्या क्या लेयर्स का ऑर्डर होता है। अब थोड़ा सा मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप जान चुके हैं कि सब ग्रेड, सब बेस, बेस एंड सरफेस, लेकिन अब उसी को मैं सारा प्रोसीजर के साथ बोलूं तो आप देखो यहां पे, लुक एट दिस, कॉम्पैक्टेड सब ग्रेड, सब बेस, बेस कोर्स, और लेयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बाइंडर कोर्स, एंड देन ये हो जाएगी वियरिंग कोर्स, जिसको सरफेस कोर्स लिखा गया है। यू कैन सी वही चीज यहां है, सब ग्रेड, सब बेस, बेस, बाइंडर एंड सरफेस कोर्स। अब ये जो लेयर्स हैं, अब मैं आपको प्रोसीजर पूरा बताता हूं। बनाओगे तो ऑर्डर क्या होगा कंस्ट्रक्ट करने का, तो आप ऑर्डर समझिए। सबसे पहले बनेगी कॉम्पैक्टेड सबग्रेड बनाओगे आप, सबग्रेड में कॉम्पैक्ट करेंगे आप। उसके बाद आप सब बेस कोर्स बनाओगे। जब सब बेस कोर्स बन जाएगी तो बेस कोर्स बनाओगे, और बेस कोर्स जब बन जाएगी तो दो प्रोसीजर करेंगे वहां पे। आप करेंगे प्राइम कोटिंग की प्रोसीजर, आप करेंगे टैग कोटिंग की प्रोसीजर। सो प्राइम कोटिंग एंड टैग कोटिंग एट द टॉप ऑफ द बेस, and then you will provide the binder course. When binder course is constructed, at the top of that you will provide the tag coating. टैग कोटिंग प्रोवाइड करोगे बाइंडर के ऊपर, और उसके ऊपर प्रोवाइड करोगे आप वियरिंग कोर्स जो हमारी सरफेस कोर्स है, और उसके ऊपर सील कोटिंग लगा दोगे आप। तो मैं पूरा प्रोसीजर अगर बोलूं तो आपको समझना है कि यहां पे हुआ क्या। ये हुआ पहला सबग्रेड, फिर है ये दूसरा सब बेस, ये है तीसरा बेस कोर्स, और उसके बाद क्या आ जाएगा, पहले आएगा प्राइम कोट, फिर आएगा टैग कोट, और फिर आएगा ये देखो, ये प्रोसीजर है प्राइम कोट, टैग कोट, और उसके बाद आएगा फोर्थ, ठीक है। उसके बाद फिर से आएगा टैग कोट, और उसके बाद आएगा सरफेस कोर्स, और उसके बाद आएगा सील कोट। तो आप पूरा प्रोसेस समझो। देखो, सबग्रेड, सब बेस, बेस, प्राइम कोट, टैग कोट, बाइंडर कोर्स, टैग कोट, सरफेस कोर्स एंड सील कोट, ठीक है। ये होता है। तो जो मैंने आपको ऑर्डर बताया, अब इसी ऑर्डर में एक एक करके मैं आपको एक्टिविटी वाइज आपको समझाता चलता हूं कि कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। समझना है इसका प्रोसीजर, बहुत सारे टर्म्स आएंगे इसमें, तो आपको वो सब चीजें ध्यान रखनी है। लेट्स स्टार्ट विथ सबग्रेड से। व्हेनेवर यू कंस्ट्रक्ट द सबग्रेड वी यूज द मटेरियल सॉइल। क्या है ना कि जब सॉइल पहले से स्ट्रॉन्गर है तो वेल एंड गुड है, जब नहीं है तो स्ट्रॉन्गर बनाना पड़ता है, सबग्रेड आपको बनाना पड़ता है उस केस में। सो यू कैन सी हियर मटेरियल यूज्ड फॉर सबग्रेड इज सॉइल, मोरम, ग्रेवल, मिक्सचर ऑफ दीज मटेरियल्स which are free from the organic matter which can likely to deteriorate। अब क्या है ना कि आप जब भी सबग्रेड बनाओगे तो आप यूज क्या करते हैं, सॉइल होती है, मोरम होती है, एंड यू कैन सी द ग्रेवल, और इसका मिक्सचर भी हो सकता है, लेकिन इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट तो होना ही नहीं चाहिए जो डेटेरियोरेट करेगी आगे चल के, क्योंकि मटेरियल खराब हो जाएगी उसकी वजह से, ठीक है। सो ये हो गया मटेरियल। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब एज पर द नॉर्म्स ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन
रिक्वायरमेंट इज लिक्विड लिमिट मस्ट बी लेस देन 50%, लिक्विड लिमिट 50 से कम होनी चाहिए। प्लास्टिसिटी इंडेक्स लेस देन 25%, ठीक है। नॉन एक्सपेंसिव सॉइल मतलब ब्लैक कॉटन तो होनी नहीं चाहिए, और एक्सेप्टेबल सीवियर का रेंज दिया हुआ अलग अलग कंडीशन में अलग अलग सीवियर वैल्यू, ठीक है। अब यहां देखो ये है सॉइल, आप इस तरीके से इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन इसका एक प्रोसीजर है। आप करते क्या हो, यहां देखो मैंने एक्टिविटी को यहां पे एक चार्ट बना करके लिखा हुआ ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले वी विल स्प्रेड द सॉइल, द फर्स्ट एक्टिविटी इज स्प्रेडिंग ऑफ द सॉइल। द नेक्स्ट एक्टिविटी, when you will spread the soil, additional water is to be sprayed there in order to obtain the OMC, optimum moisture content. So आप समझिए कि सबसे पहले आपने सॉइल को स्प्रेड किया, तो ये देखो स्प्रेडिंग हो रही है सॉइल की। जब सॉइल स्प्रेड हो जाए उसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर स्प्रेडिंग द मोमेंट इट विल बी स्प्रेडेड, आप एक वाटर टैंकर मूव कराएंगे और वाटर टैंकर के पीछे एक पाइप लगाएंगे, परफोरेटेड पाइप, जिससे वाटर स्प्रिंकल होगी तो वो मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ा करके ऑप्टिमम तक रीच कराएगी। सो यू कैन सी स्प्रेडिंग ऑफ द सॉइल इज द फर्स्ट एक्टिविटी। सेकेंड एक्टिविटी, एडिशनल वाटर इज टू स्प्रेड टू ऑब्टेन OMC। जब ये हो जाए फिर हम लोग कॉम्पैक्शन स्टार्ट करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि सॉइल की कॉम्पैक्शन में जो सबग्रेड सॉइल है उसकी कॉम्पैक्शन में आपको नीडिंग एक्शन की जरूरत पड़ती है। नीडिंग एक्शन, जिसकी वजह से नीडिंग एक्शन सिर्फ दो ही टाइप के कॉम्पैक्टर्स में आपको मिल सकते हैं, या तो शिप फुट रोलर या फिर न्यूमेटिक टायर्ड रोलर। तो यू कैन सी हियर कॉम्पैक्ट दिस सॉइल बाय PTR और SFR। PTR स्टैंड्स फॉर न्यूमेटिक टायर्ड रोलर और SFR stands for ship foot roller, and then you will repeat the process up to the desired range of the compaction। कितना सिंपल है इसको समझना। पहले मिट्टी प्रोवाइड करो, फिर वाटर स्प्रिंकल करो, रीच करो OMC तक, और उसके बाद रोल करो PTR या SFR से, तब तक रोल करो जब तक कि डिजायर्ड रेंज ऑफ कॉम्पैक्शन रीच ना कर जाए। लेकिन इसका एक रूल भी है जो सबसे लास्ट में लिखा है, नोट यहां देखो, एज पर IRC द स्पेसिफाइड कॉम्पैक्शन रिक्वायरमेंट ऑफ द हाईवे सबग्रेड इज 97% इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी के टर्म्स में 97% हम लोग कॉम्पैक्शन कर देते हैं इसको, ठीक है। चलो अब आप करें क्या कि आप इन सभी पॉइंट्स को लिखें, और जो एक्टिविटी है ना कि ऑपरेशन कैसे करते हैं, तो ये यहां पे देखो जो स्टेप्स लिखे हैं बिल्कुल एज इट इज, राइट इट डाउन इन योर नोट। टॉपिक इज पेवमेंट कंस्ट्रक्शन, और उसमें सबसे पहले वी आर डिस्कसिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ सबग्रेड। सो राइट इट डाउन नाउ। हो गया कंप्लीट। नाउ लेट्स मूव टू अनदर वन। अब बात करते हैं सब बेस कोर्स की। तो सब बेस कोर्स कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, यू कैन सी हियर मटेरियल यूज्ड सब बेस के लिए GSP, दैट इज ग्रेनुलर सब बेस। यू कैन सी ग्रेनुलर सब बेस बोलते हैं। तो आप इसमें जो मटेरियल यूज करते हो ना वो GSB यूज करते हो। एक बहुत ही कॉमन सा मटेरियल है, आपको देखने को मिल जाएगा। जो हम लोग रोड बनाते हैं ना, वो सब बेस कोर्स के लिए एक मटेरियल बनानी पड़ती है, उसका नाम है GSP। सो हम लोग सब बेस कोर्स आप सिंगल लेयर में भी एक बार प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर जैसे मान लो 20 सेंटीमीटर प्रोवाइड करना है तो 10 सेंटीमीटर प्रोवाइड करके रोल कर लो, फिर या फिर 10 सेंटीमीटर फिर से दोबारा प्रोवाइड करके रोल कर लो। मतलब आप इसे सिंगल लेयर या फिर डबल लेयर में भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। GSB is made by the crushed stone, gravel, coarse sand, morram etc। तो ये सारी मटेरियल से बना करके GSB बनाई जाती है। अब जब GSB आप बनाते हो तो उसका भी एक रिक्वायरमेंट है कि लिक्विड लिमिट मस्ट बी लेस देन 25%, प्लास्टिसिटी इंडेक्स मस्ट बी लेस देन 6%, और एक्सेप्टेबल सीवियर की वैल्यू इज 30%, ठीक है। अब आप देखो GSB ना आपको इस कलर की दिखाई देगी, थोड़ी सी रेडिश कलर, ये जो मटेरियल होता है सॉइल का उस टाइप से इस कलर में आपको दिखाई देगा, और इसमें ना बहुत धूल उड़ता है जब ये बनाई जाती है। तो अब देखो जब ये लेयर्स बनाई जाती है तो उसका भी एक रोल है कि सबसे पहले क्या करेंगे, स्प्रेडिंग ऑफ GSB। फर्स्ट यू विल स्प्रेड GSB। तो आपने GSB को स्प्रेड किया उस पूरे सबग्रेड पे जो आपने अभी बनाया था, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं वाइब्रेटरी रोलर से। तो आपने पहले स्प्रेड किया फिर कॉम्पैक्ट किया वाइब्रेटरी रोलर से, और इस प्रोसेस को आप 98% ऑफ MDD तक रिपीट करेंगे। पिछली वाले में कितना था 97, इसमें कितना है 98। तो आपको समझ में आया होगा कि पहले स्प्रेड द GSB एंड देन
उसके बाद कॉम्पैक्टेड बाय द वाइब्रेटरी रोलर, उसमें क्या था एसएफआर और पीटीआर, इसमें क्या है वाइब्रेटरी रोलर, और उसके बाद 98% तक। और एक पॉइंट और आपको जानना चाहिए कि भाई इस लेयर को हम लोग ड्रेनेज लेयर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, दिस लेयर इज आल्सो नोन एज द ड्रेनेज लेयर। सो राइट इट डाउन नाउ। चलो नेक्स्ट चलते हैं अब अगले लेयर पे। देखो पहले तो थी सब ग्रेड, फिर हुई सब बेस, अब आएंगे बेस कोर्स पे। और जब भी हम लोग बेस कोर्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं कि आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो। डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मटेरियल। सो फर्स्ट अवेलेबल मटेरियल इज जीएसपी, अनदर वन इज WMM, अनदर वन इज WBM। तो आप समझना, मैं दोनों का यहीं पे प्रोसीजर आपको समझाता हूं। तो पहला आप देख रहे हो कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस कोर्स, और बेस कोर्स की कंस्ट्रक्शन में मटेरियल जो अभी मैं दिखा रहा हूं वो है WMM का। अगला जो दिखाऊंगा यहां देखो WBM का, ठीक है। समझेंगे अब कैसे हम लोग वर्कआउट करते हैं। तो आप पहले यहां से एक एक करके समझो कि मटेरियल क्या है। हम लोग यहां पे सबसे पहले लेके चले हैं WMM, इसका फुल फॉर्म होता है वेट मिक्स मैकाडैम। वेट मिक्स मैकाडैम एक एडवांस मटेरियल है जिसमें आप वाटर पहले से ही ऐड कर देते हैं और इसीलिए इसको बोलते हैं वेट मिक्स मैकाडैम, ठीक है। WMM कंसिस्ट ऑफ वेल ग्रेडेड हार्ड क्रस्ट एग्रीगेट, well graded hard crust aggregate and adequate proportion of the water mixed thoroughly into a mixing plant। मतलब कि आप वाटर को पहले ही मिक्सिंग प्लांट में मिक्स करके आप मटेरियल लेकर आते हैं साइट पे, तो वो वेट मटेरियल को आप पहले स्प्रेड करते हो। सो यू कैन सी द प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोवाइड द लोड डिस्ट्रीब्यूशन एंड टू कंट्रीब्यूट द सब सरफेस ड्रेनेज। तो इसका कैसे आप इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करोगे। तो WMM जो आपने मिक्सिंग प्लांट में कंस्ट्रक्ट मटेरियल तैयार किया है, उस मटेरियल को सबसे पहले ला करके हम लोग प्रिपरेशन कर दिए वहीं पे मिक्सिंग प्लांट में, फिर उसको स्प्रेड किया और वाइब्रेटरी रोलर के थ्रू उसे रोल कर लिया। मतलब 3 स्टेप में कहानी खत्म। प्रिपेयर किया, स्प्रेड किया एंड रोल कर दिया। तो यू कैन सी प्रिपरेशन ऑफ WMM, स्प्रेडिंग एंड कॉम्पैक्शन बाय द वाइब्रेटरी रोलर। सो यहां पे देखो एक वेट, ये WMM वेट मिक्स मैकाडैम प्रोवाइड की गई, फिर इसको स्प्रेड करेंगे यूनिफॉर्मली एंड फिर इसके ऊपर वाइब्रेटरी रोलर से रोल कर देंगे। तो यहां पे ये इस तरीके से रिजॉल्व हो जाती है। तो आपने देखा क्या कि WMM कंस्ट्रक्शन में आपको सिर्फ WMM मटेरियल प्रोवाइड करना है साइट पे, मतलब प्रिपेयर करना है, और प्रिपेयर करके बस स्प्रेड करो, रोल कर दो, वाइब्रेटरी रोलर यूज में आती है। लेकिन इसी का दूसरा ऑप्शन हमने आपको WBM का भी बताया। अब WBM अलग है, उसमें हम लोग वाटर की मिक्सिंग पहले नहीं करते। तो मैं आपको अब नेक्स्ट दिखाता हूं WBM। आप देखो WBM मटेरियल यूज्ड इज WBM, इसका फुल फॉर्म है वाटर बाउंड मैकाडैम। सो वाटर बाउंड मैकाडैम कंसिस्ट ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, स्क्रीनिंग एंड द बाइंडर मटेरियल। अब देखो कोर्स एग्रीगेट तो आप जानते हो, बाइंडर मटेरियल जानते हो। अब यहां पे जो स्क्रीनिंग है वो क्या है, वो नीचे देखो मैंने लिख रखा है। स्क्रीनिंग द मटेरियल विच इज यूज्ड टू फिल अप द एक्सेस वॉइड प्रेजेंट इन द कॉम्पैक्टेड लेयर ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज कॉल्ड एज द स्क्रीनिंग। तो आप समझिए कि आप बेसिकली उस वॉइड को, एक्सेस वॉइड को फिल करने के लिए आप एक मटेरियल यूज करते हो, उसका नाम है स्क्रीनिंग। तो इसको ना एक्चुअली हम लोग सीक्वेंशियल वे में 1 by 1 प्रोवाइड करते हैं। So whenever we construct WBM road, so WBM में प्रोसीजर क्या होती है, look at this, spreading of the coarse aggregate and compacted by vibratory roller। तो पहले आप समझिएगा पहले कि आपने क्या किया, सब ग्रेड तैयार, सब बेस तैयार। अब आप बेस बना रहे हो तो पहले कोर्स एग्रीगेट को प्रॉपरली स्प्रेड किया और उसको रोल कर लिया। तो आपने रोलिंग का काम ड्राई एग्रीगेट कोर्स पे ही कर लिया है। अब क्या है कि ऊपर से बहुत सारे वॉइड आपको खाली खाली नजर आएंगे। तो आप करते क्या हैं, यहां देखो, स्प्रेडिंग ऑफ द कोर्स एग्रीगेट एंड कॉम्पैक्शन बाय द वाइब्रेटरी रोलर। और चूंकि वर्ड्स नजर आ रहे हैं उसको फिलअप कैसे करोगे, स्क्रीनिंग मटेरियल डाल करके। सो ड्राई स्क्रीनिंग्स आर अप्लाइड आफ्टर द कॉम्पैक्शन। जब ड्राई स्क्रीनिंग हो जाए तो फिर क्या करते हैं, एक वाटर टैंकर मूव कराते हैं एंड वाटर को स्प्रे करते हैं, पूरी तरीके से स्प्रिंकल करते हैं वाटर को, और उसके बाद फिर से रोल करते हैं। मतलब रोलिंग का प्रोसीजर 2 बार हुआ। और आप देखो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, पहले कोर्स एग्रीगेट को स्प्रेड किया, रोल किया, फिर स्क्रीनिंग लगाया, फिर वाटर प्रोवाइड किया, फिर दोबारा रोल किया, और इस तरीके से आप WBM को कंस्ट्रक्ट करते हो। मैंने आपको बताया था कि स्क्रीनिंग्स क्या है। The material which is used to fill up the excess void present in the compacted layer of the coarse aggregate is called as the screening. Clear to you? तो अभी आपने ये देखा कि WMM कैसे बनती है, उसका नाम था वाटर, दैट इज द वेट मिक्स मैकाडैम, और WBM क्या है, वाटर बाउंड मैकाडैम। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो भी अभी हम लोग देख लेंगे, लेकिन पहले आप इन दोनों को लिख लो। सो राइट इट डाउन। पहले WMM का जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसे लिख लो आप।
नेक्स्ट है WBM। अब थोड़ा ना इन सब में डिफरेंसेस देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। आई होप कि आपने इसे पॉज करके लिख लिया होगा। सो नाउ अब देखो यहाँ पे हमने चूंकि बेस कोर्स के दो मटेरियल अवेलेबल हैं, WBM एंड WMM, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में एक कंपैरिजन हमने यहाँ पे बना रखा है, आप देखते चले जाओ। जब हम लोग WMM की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो स्टोन एग्रीगेट्स आर कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज, और वो साइज भी लिखा है कि 4.75 से लेकर के 20 mm तक। तो ये साइज हम लोग यूज करते हैं WMM में, जबकि WBM की जब बात करते हैं तो स्टोन एग्रीगेट्स आर लार्जर इन साइज विच इज 45 to 90 mm। तो इस तरीके से अलग अलग साइज के एग्रीगेट्स हैं। फिर देखो यहाँ पे WMM में स्टोन एग्रीगेट्स एंड बाइंडिंग मटेरियल्स आर प्री मिक्स्ड इन बैचिंग प्लांट। तो आपने क्या किया, स्टोन एग्रीगेट बाइंडिंग मटेरियल को आपने मिक्सिंग प्लांट में मिक्स किया है और वाटर को भी वहीं पे मिक्स कर दिया आपने बैचिंग प्लांट में ही, ठीक है। फिर देखो प्रिपेयर्ड बाय द स्टोन एग्रीगेट एंड बाइंडर्स, ठीक है, वाटर इज प्री मिक्स्ड। एंड ये काफी फास्ट कंस्ट्रक्शन होता है क्योंकि आपने मिक्सिंग का काम पहले कर लिया है, तो बस साइड से वहां से मिक्सिंग प्लांट से लेकर आए, स्प्रेड किया और रोल कर दिया, 3 स्टेप में कहानी खत्म। लेकिन जब WBM की बात करते हैं तो एक तो लार्जर एग्रीगेट है, पहले आप स्टोन एग्रीगेट फिर स्क्रीनिंग मटेरियल फिर बाइंडर आर ओवरलैप 1 by 1 करके ओवरले करते हैं आप उसे। देखो प्रिपेयर्ड बाय द स्टोन एग्रीगेट स्क्रीनिंग एंड बाइंडर मटेरियल, वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन द ड्राई मटेरियल। और चूंकि ये 3 बार अलग अलग एक्टिविटी आप रन करा रहे हो, 2-2 बार रोलिंग कर रहे हो, उसकी वजह से ये थोड़ी सी स्लो हो जाती है अगर आप WMM से कंपेयर करेंगे तो। सो इस कंपैरिजन को भी आप लिख लो। चलो आपने लिख लिया होगा। अब यहां से बात करें कि देखो आपने ना सबग्रेड देख लिया, सब बेस देख लिया, बेस कोर्स के 2 ऑप्शन देख लिए और उन दोनों में कंपैरिजन भी देख लिया। अब हम लोग जो आगे बढ़ते हैं, अब क्या है ना कि अब सरफेस कोर्स वाली चीज़ें स्टार्ट होंगी, लेकिन हमने आपको क्या बताया था कि सीक्वेंस क्या होती है कि सबग्रेड, सब बेस, बेस, फिर चलती है प्राइम कोटिंग, फिर टैग कोटिंग। तो एक काम करते हैं, जितने टाइप की कोटिंग होती है ना वो मैं आपको यहाँ पे पहले समझा देता हूँ, फिर चलेंगे आगे के लेयर्स पे। सो यू कैन सी, सबसे पहले बात करें प्राइम कोटिंग की। तो प्राइम कोटिंग है क्या, पहले ये समझो। आप एक प्रॉब्लम समझाता हूं, समझना होती क्या है ना, एक प्रॉब्लम आप फेस करते हो व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग रोड, दैट सबग्रेड हैज मॉइस्चर कंटेंट, वी कॉल इट एज दैट मॉइस्चर कंटेंट एज OMC। सबग्रेड में मॉइस्चर कंटेंट, उसके ऊपर सब बेस और उसके ऊपर बेस। अंदर की मॉइस्चर कैपिलरी एक्शन से ऊपर की तरफ मूव करती है। सो कैपिलरी एक्शन से सबग्रेड की मॉइस्चर सब बेस में आएगी, सब बेस से बेस कोर्स में आएगी और अंदर से नीचे से सरफेस कोर्स को अटैक करेगी और सरफेस कोर्स आपकी खराब हो जाएगी। आप प्रॉब्लम समझो पहले। सबग्रेड की मॉइस्चर सब बेस में, सब बेस से बेस में और बेस से सरफेस कोर्स में आके अटैक करेगी। तो प्रॉब्लम जो है ना वो बेसिकली सरफेस कोर्स को है, जो बिटुमिनस कंक्रीट होती है। तो बेसिकली प्रॉब्लम बिटुमिनस कंक्रीट को होती है। बिटुमिनस कंक्रीट हैज अ प्रॉब्लम ऑफ, बिटुमिनस कंक्रीट को एक प्रॉब्लम है वाटर के इंटरफेरेंस से। आप क्या करते हो, इस इंटरफेरेंस को रोक लेते हो। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग दिस प्राइम कोटिंग। अब प्राइम कोटिंग है क्या, समझो कि एक बिटुमिनस मटेरियल है जिसकी विस्कोसिटी बहुत ही कम है। बिटुमिनस मटेरियल जिसकी विस्कोसिटी बहुत ही कम है, आप क्या करते हैं, यहां पे देखो ये है रोड, आपने क्या किया, जो बेस कोर्स बनाया जिसमें मटेरियल नीचे से अटैक कर सकती है, उसमें क्या किया, ऊपर से आपने प्राइम कोटिंग कर दिया लो विस्कस मटेरियल। अब ये स्प्रे करते हो आप, यहां से प्रेशर स्प्रे किया आपने बिटुमिन का या फिर टार का। तो होता क्या है कि जब आप स्प्रे करोगे ना, तो स्प्रे करने से वो अंदर वॉइड्स में चली जाएगी और जिस वॉइड के थ्रू कैपिलरी एक्शन से वाटर ऊपर आती, समझना, जिस वॉइड के थ्रू कैपिलरी एक्शन के थ्रू वो वॉइड से पानी ऊपर आती, उसमें आपने बिटुमिन को फिल कर दिया हीटेड कंडीशन में। तो होगा क्या, हीट करके छोड़ दोगे तो थोड़ी देर में ठंडी हो जाएगी और सारे वॉइड लॉक हो जाएंगे। तो पानी जो ऊपर आ रही थी सरफेस कोर्स को टच करती, वो पूरी तरीके से लॉक हो गए, अब वो टच नहीं करेगी। यही एडवांटेज होता है कि आप जो प्राइम कोटिंग करते हो ना, उसकी वजह से जितने भी कैपिलरी एक्शन से वाटर आती ना, उन सारे कैपिलरी वॉइड्स को प्लग कर दिया आपने। लो विस्कस मटेरियल यूज करना इसलिए जरूरी है ताकि वो फाइन से फाइन पोर्स के अंदर इजीली पेनिट्रेट कर जाए, और ये सिर्फ लो में ही हो सकता है। तो लो में देखो यहां पे इस तरीके से पेनिट्रेट कर गई। अगर मैं विस्कोसिटी लो नहीं लेता तो ये सिर्फ ऊपर रह जाती ऐसे या फिर ऐसे।
तो आप लो विस्कोसिटी यूज करते हो लाइक दिस, ताकि अंदर तक पेनिट्रेट होकर के सारे वॉइड्स को प्लग कर दे वहां पे। यही पॉइंट यहां पे लिख रखा है, देखो, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द लो विस्कस लिक्विड बिटुमिनस मटेरियल ओवर एन एग्जिस्टिंग पोरस पेवमेंट। अगर पोरस है तभी इसकी जरूरत है, अगर इम्परवियस है तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है, प्राइम कोटिंग की। तो पोरस पेवमेंट सरफेस लाइक WBM बेस कोट्स, इस पे जरूरत पड़ती है आपको। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमिंग इज टू प्लग द कैपिलरी वॉइड ऑफ पोरस सरफेस एंड टू बॉन्ड द लूज मिनरल पार्टिकल्स ऑन एग्जिस्टिंग सरफेस। Next point you can see, only low viscous binders are used so that it can penetrate into the void. बताया मैंने आपको अभी, जनरली टार, लो विस्कस बिटुमिन, MCSC, मुझे लगता है कि अभी आपको समझ में आना चाहिए, मीडियम क्यूरिंग, स्लो क्यूरिंग कटबैक का है, ठीक है, कटबैक्स आर यूज्ड। लेकिन क्या है ना कि जब भी प्राइम कोटिंग करते हो तो एक रूल है कि प्राइम कोटिंग जो प्लग कर दिया आपने कैपिलरी वॉइड को, तो प्राइम कोटिंग करने के बाद 24 घंटे के लिए, फॉर 24 आवर्स यू विल लीव द पेमेंट एज इट इज। कोई ट्रैफिक मूवमेंट नहीं होना चाहिए उसमें। सो यू कैन सी प्राइम्ड सरफेस इज अलाउड टू क्योर फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स ड्यूरिंग विच नो ट्रैफिक इज अलाउड, ठीक है। तो ये थी प्राइम कोटिंग, आप लिख लीजिए। अब हम लोग टैग कोटिंग देखेंगे, पहले आप इसे लिख लो। चलो, प्राइम कोटिंग हो गया, टैग कोटिंग देखते हैं। टैग कोटिंग क्या है? तो पहले आप ये समझो कि टैग कोटिंग का काम ही है दो लेयर्स के बीच में बॉन्ड प्रोवाइड करना, चाहे वो बेस कोट से बाइंडर कोट्स का बॉन्ड हो या फिर बाइंडर कोट से सरफेस कोट जो वेयरिंग कोट से उसकी बॉन्डिंग हो। तो दो लेयर्स के बीच में बॉन्ड प्रोवाइड करना का जो काम है, ये काम करता है टैग कोटिंग। टैग कोटिंग में आप लो नहीं, हाई विस्कस मटेरियल यूज करते हैं ताकि वो अंदर पेनिट्रेट ना करे, सरफेस पे रहे और उसके थ्रू बॉन्ड बन जाए दो लेयर्स के बीच में, ठीक है। तो आप देखो यहां पे bituminous tag coat is the application of the bituminous material over an existing pavement surface which is relatively impervious like an existing bituminous surface, ठीक है। It can also be applied to the previous surface like pervious surface like WBM which are already been treated by the prime coat। अब एक चीज सोचो कि अगर मैं कंपेयर करूँ WBM एंड WMM को, तो क्या होती है कि WBM एक परवियस मटेरियल है और WMM एक इम्परवियस होती है। तो प्राइम कोटिंग का रिक्वायरमेंट उसको है जो परवियस है, क्योंकि कैपिलरी उसी में बनते थे। तो प्राइम कोटिंग आप WBM में करते हो, WMM में जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन टैग कोटिंग चूंकि दो लेयर के बीच में बॉन्ड बनाता है, टैग कोटिंग आप कहां कर सकते हो? जहां पे इम्परवियस है। और अगर परवियस पे कर रहे हो तो प्राइम कोट करने के बाद मतलब ये हुआ कि अगर मैं WBM की बात करूं तो पहले प्राइम कोटिंग करेंगे फिर टैग कोटिंग करेंगे। लेकिन अगर WMM की बात करूं डायरेक्टली टैग कोटिंग कर देंगे, क्योंकि प्राइम कोटिंग की जरूरत नहीं है उसमें। क्लियर टू यू? यही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ। आगे देखो, बिटुमिनस मटेरियल ऑफ हायर विस्कोसिटी लाइक हॉट बिटुमिन इज यूज्ड एंड इन कोल्ड स्टेट बिटुमिनस इमल्शंस में आल्सो बी अप्लाइड, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ बॉन्ड बिटवीन द एग्जिस्टिंग लेयर एंड द न्यू लेयर ऑफ द पेवमेंट। ये था टैग कोटिंग का पर्पस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, टैग कोटिंग तो आपने समझ लिया, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक दो चीजें और मैं बताता हूं कि आपको मैं सब मिलाकर के ना 3 कोटिंग बताया, प्राइम, टैग। प्राइम का टू प्लग द कैपिलरी, टैग का टू प्रोवाइड द बॉन्ड, और सील का, सील हमेशा टॉप लेयर पे लगते हैं जो कि हमारी सरफेस कोट्स है या फिर आप वियरिंग कोट्स कह लो। जो हमारी टॉप लेयर है उसको सील करना पड़ता है टॉप से। बारिश हुई और पोर्स के थ्रू वो अंदर पानी पेनिट्रेट कर जाएगा, पूरी पेवमेंट खराब हो जाएगी। तो आप क्या करते हैं, जब सरफेस कोर्स बन जाती है ना, आप समझो सब ग्रेड, सब बेस, बेस सरफेस कोर्स, बाइंडर के बाद आपकी वियरिंग कोर्स बन गई। सरफेस कोर्स जब बन के तैयार हो गई तो ऊपर से सील कर देना बहुत जरूरी है, अदरवाइज पानी पेनिट्रेट करेगी, आपकी सरफेस कोर्स खराब हो जाएगी, ठीक है। तो वो जो कोटिंग लास्ट में लगाते हो ताकि वाटर पेनिट्रेट ना करे, उसको बोलते हैं सील कोट। हालांकि सील कोट 2 पर्पस को सर्व करता है। एक तो वाटर के अगेंस्ट वो सील कर देता है सरफेस को, एंड दूसरा एक और पर्पस ये है उसका कि जो टॉप लेयर है ना उस पे स्किड रेजिस्टेंस, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, उसको प्रॉपर्ली डेवलप कराता है। ये पॉइंट हमने लिख रखा है। यू कैन सी सील कोट यूजुअली रिकमेंडेड एज अ टॉप कोट ओवर द सर्टेन बिटुमिनस पेवमेंट व्हिच आर नॉट इम्परवियस सच एज द प्रीमिक्स कार्पेट। It can also be provided over worn out existing bituminous pavement. The main functions are to seal the surface against the action of water and to develop the skid resistance texture. ठीक है, चलो कंप्लीट कर लो आप इन दोनों को।
चलो कोटिंग तो हो गया, अब बचा क्या, सिर्फ सरफेस कोर्स। अब जब सरफेस कोर्स की बात करते हैं तो सरफेस कोर्स बनाने के कई सारे तरीके हैं। आप बिटुमिनस कंक्रीट बनाते हो, जो प्रीमिक्स डिज़ाइन है ना, जो आपने मार्शल में पढ़ा था, प्रीमिक्स मेथड जो होती है वो मॉडर्न टेक्निक है, लेकिन ओल्ड टेक्निक भी कुछ कुछ है जो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। तो सब मिलाकर के 3 टेक्निक आपको यहाँ पे समझना है, तीनों आसानी से विजुअलाइज कर पाओगे। सो जस्ट लुक एट दिस। द फर्स्ट वन इज सरफेस ड्रेसिंग। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सरफेस ड्रेसिंग है क्या। एक पेवमेंट है जिसके सरफेस को आप ड्रेस करोगे, सिर्फ ऐसे समझो इसको। एक पेवमेंट है जिसके सरफेस को आप ड्रेस करोगे, कैसे? बाय प्रोवाइडिंग द बिटुमिन फर्स्ट एंड देन एग्रीगेट एंड देन रोलिंग। अब यहां पे इस डायग्राम को देखो तो आगे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप समझ जाओगे। समझिएगा कि सबसे पहले क्या किया गया, समझना। बिटुमिन का एक लेयर, यहां पे जो डार्क थिक लेयर दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का, वो बिटुमिन का हमने क्या किया, स्प्रे किया बिटुमिन को, बहुत सारा स्प्रे किया। तो पहले हमने बिटुमिन प्रोवाइड किया सरफेस पे, उसके बाद एग्रीगेट प्रोवाइड किया, फिर रोल कर दिया। तो आप बताओ, पहले बिटुमिन फिर एग्रीगेट एंड फिर रोल करेंगे तो ऐसी हो जाएगी, और भी ज्यादा रोल करेंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगी। यू कैन सी। सो उसी का एक्चुअल प्रोसीजर आपको इस डायग्राम में देखने को मिल जाएगा कि नीचे पहले हमने बिटुमिन या फिर टार स्प्रे किया, उसके बाद एग्रीगेट स्प्रे किया और फिर रोलर चला देंगे। दिस प्रोसीजर ऑफ मेकिंग द लेयर इज कॉल्ड एज द दिस सरफेस ड्रेसिंग। अब यहां पे देखो, सरफेस ड्रेसिंग में बिटुमिनस सरफेस ड्रेसिंग इज प्रोवाइडेड ओवर एन एग्जिस्टिंग पेवमेंट टू सर्व एज अ थिन वेयरिंग कोट। द सिंगल कोट surface dressing consists of single application of bituminous binder material followed by spreading of the aggregate and rolling. The main functions are to serve as a thin wearing coat to protect the base coats, ठीक है, to waterproof the pavement surface, to provide dust free pavement surface and to provide mud free pavement in the monsoon season. तो आपको याद क्या रखना है, इसमें सारे पॉइंट्स तो हैं ही, लेकिन अल्टीमेटली आप समझो कि सरफेस ड्रेसिंग में आपने पहले बिटुमिन लगाया या फिर टार, और उसके ऊपर से एग्रीगेट लगाया, रोल कर दिया। ये 3 चीज यहाँ पे है। देखो, एप्लीकेशन ऑफ बिटुमिन, स्प्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट एंड रोलिंग, दैट्स इट। ऐसा करने से क्या क्या हो जाएगा, वाटर प्रूफ हो जाएगा, डस्ट फ्री हो जाएगा, मड फ्री हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये एक वेयरिंग कोट का काम करता है, वेयरिंग कोट्स का काम करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग सरफेस ड्रेसिंग। राइट इट डाउन नाउ। सरफेस ड्रेसिंग। चलो अब देखो, अगला जो है इसको बोलते हैं हम लोग पेनिट्रेशन मेकाडैम। पेनिट्रेशन मेकाडैम यहां से समझो है क्या ना। पेनिट्रेशन मेकाडैम कहने का मतलब क्या है कि पहले आप एग्रीगेट्स के इंटरलॉकिंग के थ्रू एक रोल करके मेकाडैम तैयार कर लेते हो, और उसके ऊपर से बिटुमिन लार्ज क्वांटिटी में प्रोवाइड करते हो, ताकि बिटुमिन विल ऑटोमेटिकली पेनिट्रेट इनटू द वॉइड बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। That means what? You will first provide the aggregate and then you will roll it, you will compact it in dry condition. Aggregate provide किया और उसको dry condition में ही आपने compact कर दिया, and then you will provide the large quantity of bitumen at the top, due to which the bitumen will penetrate inside. ठीक है। सो आप इसी चीज को यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। देखो, बिफोर फाइनल रोलिंग आपको क्या दिखा, नीचे एग्रीगेट दिखाई दे रही है, ऊपर से एक बिटुमिन की स्प्रे की गई है, ठीक है, और फाइन्स प्रोवाइड किए गए हैं ऊपर से जो कि एग्रीगेट्स हैं। अब हो गए क्या, अब मैं अगर रोलिंग करूं तो आप इस बात को समझो कि पहले क्या किया आपने, इस बात को समझो कि पहले क्या किया आपने, कि आपने पहले ही एग्रीगेट प्रोवाइड किया, ठीक है, और एग्रीगेट में आपने रोलिंग कर ली, उसको पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट हो गई, और ऊपर से आप बिटुमिन लगा रहे हो तो बिटुमिन अंदर की तरफ पेनिट्रेट करेगी, ठीक है। फिर हम लोग की एग्रीगेट्स ऊपर से दे देते हैं अगर जरूरत पड़े तो। 2 टाइप हो सकती है इसमें, कि आपने जो बिटुमिन दिया है ना, हो सकता है पूरी तरीके से हर एक वॉइड को फिल कर दे, तो उसको बोलते हैं फुल्ली ग्राउट, और अगर पार्शियली फिल करे जैसे यहां पे दिखाया गया है तो इसको बोलते हैं पार्शियल ग्राउट। So you need to understand, whenever we make penetration macadam, then bitumen will penetrate by the action of gravity inside the pores. If it is fully penetrated, we call it as the full grout. If it is partially, we call it as the semi grout. ठीक है। सो इस बात को यहां देखो लिखा है, penetration macadam, grouted macadam is used as a base or binder course. The coarse aggregate after the
आर फर्स्ट स्प्रेडेड एंड कॉम्पैक्टेड वेल इन ड्राई स्टेट। पहले आप कोर्स एग्रीगेट को प्रोवाइड कर देते हो, कॉम्पैक्ट कर देते हो, देन हॉट बिटुमिनस बाइंडर्स आर रिलेटिवली हाई विस्कस इज स्प्रेड इन फेयरली लार्ज क्वांटिटी। The bituminous penetrates into the void from the surface of the compacted aggregate and fill up a part of void and binds the aggregate together. अगर पूरी तरीके से पेनिट्रेट कर जाए तो फुल ग्राउट, अगर पार्शियल करे तो सेमी ग्राउट। अच्छा, कहां पे यूज करोगे? अगर मैं बोलूं आपसे कि हेवी रेनफॉल एरिया है, कौन सा यूज करना चाहिए? आप बोलोगे फुल ग्राउट। मैं बोलूं मॉडरेट रेनफॉल एरिया है तो सेमी ग्राउट। The same point I've written. Full grout is adopted in heavy rainfall area and semi grout is adopted in moderate rainfall area. तो ओवरऑल अगर मैं स्टेप्स बताऊं तो आप बताओ किया क्या? सबसे पहले एग्रीगेट स्प्रेड किया, कॉम्पैक्ट किया ड्राई स्टेट में एंड फिर स्प्रेड किया बिटुमिन। 3 स्टेप। आप यहीं पे देखो, पहले क्या किया था? सरफेस ड्रेसिंग वाले में जस्ट इसका उल्टा प्रोसीजर था। पहले बिटुमिन, फिर एग्रीगेट, फिर रोलिंग। यहां पे क्या है? एग्रीगेट, रोलिंग, फिर बिटुमिन। ठीक है, तो सरफेस ड्रेसिंग में बिटुमिन, एग्रीगेट, रोलिंग, पेनिट्रेशन मैकाडैम में एग्रीगेट, रोलिंग एंड देन बिटुमिन। क्लियर टू यू? राइट इट डाउन। ठीक है, ये हो गई पेनिट्रेशन मैकाडैम। चलो अब जो मोस्ट मॉडर्न टेक्निक है जिसको हम लोग कहते हैं प्रीमिक्स मेथड, आई विल शो यू दैट। यहां है प्रीमिक्स मेथड और आप यहां देखो, प्रीमिक्स मेथड में आप समझिए, जब भी हम लोग प्रीमिक्स की बात करते हैं तो पहले तो आप मतलब समझो क्या इसका सिग्निफिकेंस है। कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फिलर, बिटुमिन, एयर all together mixed before providing to the ground in a heated condition in a basically machine we call it as a hot mix plant। तो आप करते क्या हैं? कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फिलर, बिटुमिन, इन सभी को आप क्या करते हो? मिक्स करते हो हॉट मिक्स प्लांट के अंदर। और चूंकि ये पहले ही मिक्स कर दी जा रही है, इसका नाम है प्रीमिक्स मेथड। अब इसको, ये जो आसफाल्ट बनी है, इसको साइड पे ले जाते हैं और आप टैग कोटिंग करते हैं पहले, फिर इसको स्प्रेड करते हैं और हीटेड कंडीशन में ही आप इसे स्मूथ व्हील रोलर से रोल कर देते हैं, कॉम्पैक्ट हो जाती है। सो इस तरीके से आप पेवेंट बनाते हो और ये आपने देखा होगा क्योंकि ये मोस्ट कॉमन आज की डेट का है। ठीक है, आप देखो इस टाइप से आपने शायद देख रखा होगा कि एक मशीन है जो स्प्रेड कर रही है मटेरियल को और एक स्मूथ व्हील रोलर है जो रोल कर रही है इसको। इसकी मिक्सिंग एक्चुअली ग्राउंड पे आने से पहले कर दिया आपने, इसलिए इसको बोलते हैं प्रीमिक्स मेथड। सो नाउ यू कैन सी हियर इन दिस मेथड द एग्रीगेट एंड बिटुमिनस बाइंडर्स आर मिक्स्ड थॉरली बिफोर स्प्रेडिंग एंड कॉम्पैक्टिंग। लेकिन इसका एक एडवांटेज है, पता है क्या? कि अगर मैं बोलूं कि एग्रीगेट को बाइंडर बिटुमिन के साथ अगर आप मिक्स कर रहे हो, वो भी हॉट मिक्स प्लांट में, हीटेड कंडीशन में, सो एग्रीगेट बिटुमिन जब हीटेड कंडीशन में मिक्स करोगे ना तो बिटुमिन हीट होने से और पतली हो जाएगी। ठीक है, सो और थिन हो जाएगी और उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। सो यू विल बी एबल टू कोट ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द एग्रीगेट बाय वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ द बिटुमिन। मतलब कि बिटुमिन की बहुत कम क्वांटिटी यूज करके यू विल बी एबल टू कोट ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द एग्रीगेट। ये इसका एडवांटेज है। तो आप सोचो कि इसमें आपने बिटुमिन की क्वांटिटी बहुत कम लगेगी। अगर आप याद करें पेनिट्रेशन मैकाडैम में, तो पेनिट्रेशन मैकाडैम में आपने एग्रीगेट लगाया, रोलिंग किया और बिटुमिन को लार्ज क्वांटिटी में अप्लाई किया ताकि वो ग्राउट बना सके, फुल या सेमी। यहां पे क्या है? वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ द बिटुमिन विल बी एबल टू कोट ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द एग्रीगेट एंड द प्रॉपर बॉन्डिंग विल बी मेड। ठीक है, तो यहां पे ये इसका एडवांटेज है। सो सेम पॉइंट आई हैव रिटन हियर, इट इज पॉसिबल टू कोट ईच पार्टिकल ऑफ द एग्रीगेट विथ बाइंडर बट स्टिल क्वांटिटी ऑफ द बिटुमिन यूज इज लेस देन द पेनिट्रेशन मैकाडैम। अब क्या है कि जब हम लोग इस मटेरियल को यूज करते हैं ना, इसी को बिटुमिनस कंक्रीट कही जाती है। अब इसके ना अलग अलग टाइप बनते हैं जो कि अलग अलग जगहों पे यूज होते हैं। जगह क्या हो सकता है? बाइंडर कोट्स और वियरिंग कोट्स। ठीक है, अब यहां पे देखो, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेडेशन ऑफ द एग्रीगेट प्रीमिक्स कंस्ट्रक्शन इज क्लासिफाइड एज। अब कई तरह के प्रीमिक्स मेथड्स हैं। ये प्रीमिक्स है ना, ये हमने बताया ओवरऑल के होता क्या है। आपको कई सारे नाम से नजर आएंगे, जैसे कि बिटुमिनस मैकाडैम
बिटुमिनस प्रीमिक्स कारपेट, बिटुमिनस कंक्रीट, शीट एस्फाल्ट एंड मास्टिक एस्फाल्ट। अब इसी को यहां पे देखते चले जाओ, इन सब के पीछे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। पहले देखेंगे किसके लिए यूज होती है। बिटुमिनस मैकाडैम बाइंडर कोर्स के लिए, और इसमें एक पॉइंट है कि इट इज यूज्ड फॉर हेवी ट्रैफिक। जब भी हम लोग बिटुमिनस मैकाडैम यूज करते हैं, बाइंडर कोर्स के लिए यूज करते हैं और सिर्फ हेवी ट्रैफिक के लिए। आगे देखो, बिटुमिनस प्रीमिक्स कारपेट वियरिंग कोर्ट्स में यूज की जाती है, जो टॉप होती है हमारी, और ये इकोनॉमिकल डिजाइन प्रोवाइड करता है। बिटुमिनस कंक्रीट वियरिंग कोर्ट्स के लिए भी यूज होती है और बाइंडर कोर्ट्स के लिए भी यूज होती है। बियरिंग कोर्ट्स भी और बाइंडर कोर्ट्स में भी यूज होती है। यही हमारी बिटुमिनस कंक्रीट कहलाती है, और इसी को एसडीबीसी, आपको याद होगा आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था एज पर आईआरसी वाले मेथड में, फ्लेक्सिबल में, तो उसमें याद है एसडीबीसी बीसी जो लिखा हुआ था। तो ये क्या है, बिटुमिनस कंक्रीट, और ये क्या है, सेमी डेंस बिटुमिनस कंक्रीट, जो कि बेसिकली इसी से बनती है। तो आप इससे बिटुमिनस कंक्रीट से आप एसडीबीसी और बीसी बनाते हो, जिसका यूज आप बेयरिंग कोर्स और बेस बाइंडर कोर्स दोनों के लिए कर सकते हो। आप देखो वहीं पे एक होती है शीट एस्फाल्ट, ये भी प्रीमिक्स मेथड से बनती है। ये सिर्फ बेयरिंग कोर्स में यूज होती है। ये एक स्मूथ एंड कंटिन्यूअस कंस्ट्रक्शन होती है, बिल्कुल स्मूथ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। एंड द लास्ट इज मास्टिक एस्फाल्ट। मास्टिक एस्फाल्ट की एक प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा वॉइडलेस कंक्रीट बनाती है। तो मास्टिक एस्फाल्ट वेयरिंग कोर्स में यूज होती है, विच इज वॉइडलेस मटेरियल। इसमें क्या ना, इसमें वॉइड नहीं होते, एयर वॉइड, वॉइडलेस मटेरियल होती है। तो ये बहुत स्मूथ पेवमेंट बनती है इस तरीके से, ठीक है। चलो मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए, आप इसे अब लिख लीजिए। चलो आई होप कि आपने ये कंप्लीट कर लिया होगा अभी अब, ठीक है। तो यहाँ पे दो पोर्शंस तो खत्म हो गए। एक पोर्शन आपने खत्म किया, सिम्पटम्स एंड कॉज ऑफ डिफेक्ट, कंप्लीटली ओवर। नाउ अनदर पोर्शन विच वी हैव फिनिश्ड इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ पेवमेंट। ये भी हो गया फिनिश। अब चलते हैं आगे। अब ये चैप्टर तो पूरी तरीके से खत्म हो गया जितना मैंने लिखाया था, लेकिन एक छोटा सा पोर्शन और मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे पैरापेट वॉल। अब ये टर्म्स जो मैं बता रहा हूँ ना, ये हिली रोड से रिलेट करते हैं। तो वो टर्मिनोलॉजी क्या क्या है वो मैं अलग से आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है। चलो विल मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। चलो देखो, कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो हिली एरियाज, हिली रोड से रिलेट करते हैं। ये अलग से, ये हाईवे मटेरियल का पोर्शन नहीं है, हिली रोड्स का पोर्शन है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे आपको इस टाइप के टर्म्स नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो उन सब प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकें अगर कभी आए तो, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। समझना, एक टर्म होती है, पहले आप देख लो, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर हिली रोड्स। एक टर्म होती है, उसको बोलते हैं रजिस्टिंग लेंथ। तो आप समझो कि रजिस्टिंग लेंथ है क्या। जब भी रोड्स में हिली रोड बनाते हो तो हिली रोड हमेशा स्लोप के साथ बनती है। तो रोड का वो पोर्शन जो स्लोपिंग है, आप समझिए, रोड का वो पोर्शन जो स्लोपिंग है, जहां पे वर्क डन हो रही है, ठीक है। आप समझो कि जिसमें रेजिस्टेंस हो रही है मूव करने में, उस पर्टिकुलर लेंथ को हम लोग रेजिस्टिंग लेंथ कहते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, बेसिकली लेंथ ऑफ रोड से तो बताया नहीं जा सकता, क्योंकि इसको आप कैलकुलेट करते हो और कैलकुलेट करके एक टर्म डिफाइन करते हो। मैं समझाता हूं आपको। देखो, रेजिस्टिंग लेंथ ऑफ रोड इज इट्स इफेक्टिव लेंथ टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टोटल वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या इसका मीनिंग है, जैसे कि मान लो ए और बी पॉइंट का एलिवेशन डिफरेंस है h, तो यहां पे ए पॉइंट दिखाया, यहां पे बी पॉइंट दिखाया, और दोनों के बीच में एलिवेशन डिफरेंस h है, और ये डिस्टेंस L0 है। ये देखो L0। अब मैं बोलूं कि अगर इस पे व्हीकल मूव करे, तो यहां पे व्हीकल मूव करने के कारण जरा बताओ कि कितनी वर्क डन आ जाएगी। तो आप बोलोगे एक आएगी फ्रिक्शन के कारण WF इंटू L0 की वर्क डन, और एक आएगी mgh जो होती है यहाँ पे W इंटू H की वर्क डन आ जाएगी। तो टोटल वर्क डन हो गई WF L0 प्लस WH। यहाँ पे WF हमने कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में बचता क्या है, L0 प्लस H अपॉन F। तो आपको समझना है कि ये हमारी फ्रिक्शन फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, तो L0 प्लस H बाई F जो टर्म है, इसी को हम लोग रेजिस्टिंग लेंथ कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक टर्म रेजिस्टिंग लेंथ। एक और भी टर्म आपको देखने को बहुत मिलेगा, उसका नाम है हेयर पिन बेंट।
इसी को हेयर पिन कर्व भी कहते हैं। अगर कभी भी रोड बिल्कुल 180 से टर्न करते हुए नजर आ जाए, मतलब ये रोड है सामने जा रही है और बिल्कुल टर्न होकर के बिल्कुल 180 से टर्न कर जाए, जैसे जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे, और ये इस टाइप के कर्व ना आपको हिल्स पे बहुत नजर आएंगे। सो व्हेनेवर यू हैव अ रोड समथिंग लाइक दिस, कि ये यहाँ से टर्न कर जाए बिल्कुल 180 से लाइक दिस, तो इस टाइप के कर्व को हम लोग हेयर पिन कर्व कहते हैं और इसी को हेयर पिन बेंड कहा जाता है, व्हिच इज दिस। आप देखो हेयर पिन बेंड, द कर्व इन अ हिली रोड व्हिच चेंजेस इट्स डायरेक्शन थ्रू एन एंगल 180 डिग्री इज नोन एज हेयर पिन कर्व एंड द बेंड फॉर्म्ड एट द हेयर पिन कर्व इज कॉल्ड एज द हेयर पिन बेंड। This bend should be located on hilly side having minimum slope and maximum stability। ठीक है, इस टाइप के कर्व आपको बहुत नजर आ जाएंगे, तो आप इसे लिख लो फटाफट। ठीक है, आपने वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा। अब जो हम लोग आगे देखने जा रहे हैं, कई सारे टर्मिनोलॉजी हैं हिली रोड्स में जो कि इस डायग्राम से रिलेट हो जाते हैं। तो पहले आप डायग्राम समझो और यहां पे आप समझो कि ऐसी कोई हिल है लाइक दिस, ऐसी कोई हिल है, लेकिन जो रोड बनती है ना, आप जानते हो कि हिल में कटिंग करके और उस पर रोड बनाई जाती है। ये रोड कभी भी डायरेक्टली स्टेबल नहीं होगी, स्टेबल करना पड़ता है आपको इसे, और इसको स्टेबल करने के लिए हम लोग रिटेनिंग वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे दो अलग अलग आपको स्ट्रक्चर नजर आएंगे। अब यहाँ पे जैसे मान लो रोड इधर है, तो रोड के रेस्पेक्ट में, रोड को रेफरेंस मानो, रोड के रेस्पेक्ट में हिल इधर और इधर वैली। जैसे कि हमने बताया ना कि हिल ऐसा है, ये हिल ऐसी है, तो इस हिल में आपने यहाँ पे रोड बनाया, ऐसे व्हीकल मूव करेगी इस पे, तो इस रोड के रिस्पेक्ट में इधर आ गई हिल साइड और उधर आ गई वैली साइड। तो पहले हिल साइड एंड वैली साइड पहचानना सीखो। जब आप रोड पे होते हैं तो एक साइड आपको हिल नजर आएगी, एक साइड वैली नजर आएगी, और वहीं से रिलेट होता है, ये हो जाएगी हिल साइड इधर की और इधर की हो जाएगी वैली साइड। अब देखो, जो वैली साइड स्ट्रक्चर बनती है स्टेबिलिटी के लिए उसको बोलते हैं रिटेनिंग वॉल, और जो हिल साइड बनती है उसको बोलते हैं ब्रेस्ट वॉल। पहले आप समझ लो इस बात को। हिल साइड में जो स्ट्रक्चर बनी है दिस, इट इज व्हाट, दिस वन इज ब्रेस्ट वॉल, और यही वैली साइड में जब बनाई गई है इसको हम लोग बोलते हैं रिटेनिंग वॉल। तो आपको तो पहले डिफरेंस समझ में आया कि रिटेनिंग वॉल एंड ब्रेस्ट वॉल में डिफरेंस है, कौन किस साइड बनती है, ये क्लैरिटी होना चाहिए। अब देखो, अब क्या है कि जो हिल की सरचार्ज है वो लोडिंग ऐसे है, हिल की सरचार्ज की लोडिंग ऐसे है कुछ, यहाँ पे ये हिल का कुछ ऐसा, ये लोडिंग यहाँ पे कुछ ऐसे आ रही है, ये यहाँ पे रोड है और ये वैली साइड है, और यहाँ पे ये रिटेनिंग वॉल, इसके बाद ये नीचे की तरफ जा रही है। आगे यहाँ पे देखो एक और भी वॉल यहाँ पे लगाई गई है, इसका नाम है पैरापिट वॉल। दिस इज पैरापिट वॉल। अब आपको समझना है कि जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, अब एक एक करके मैं आपको डिफाइन करता हूं कि भाई ये ब्रेस्ट वॉल का क्या है। हालांकि आपको मालूम है कि रिटेनिंग वॉल है तो ये सरचार्ज को रिटेन करता है, जो इधर की स्लाइडिंग होकर के रोड डिस्टर्ब हो सकती है, तो स्लाइडिंग को रोकता है, मूवमेंट को रोकता है। ठीक है, रोड की स्टेबिलिटी बनाने के लिए हमारी रिटेनिंग वॉल होती है। ठीक है, और भी कुछ कुछ टर्म्स है कि बताऊंगा, लेकिन पहले क्योंकि इन्हीं सारे टर्म्स को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, पहले आप डायग्राम कंप्लीट कर लो। देखो, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, रिटेनिंग वॉल। किधर की साइड, वैली की साइड। देखो, रिटेनिंग वॉल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन हिल रोड कंस्ट्रक्शन। इट प्रोवाइड्स द एडिक्वेट स्टेबिलिटी टू द रोड एंड टू द स्लोप। Retaining walls are constructed on valley side of the road and the main function of this wall is to resist the pressure of earth filling। ठीक है, जो रोड बनाया आपने अर्थ फिलिंग करके, अब उसका प्रेशर को रिटेन करता है आपके रिटेनिंग वॉल। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट है ब्रेस्ट वॉल। ब्रेस्ट वॉल किस साइड बनी थी, हिल साइड की तरफ। ब्रेस्ट वॉल्स आर कंस्ट्रक्टेड टू सपोर्ट अपहिल स्लोप ऑफ द रोड क्रॉस सेक्शन। दिस वॉल इज कंस्ट्रक्टेड व्हेन हिल साइड इज स्टीप एंड देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ इट स्लाइडिंग डाउन। जैसे मान लो कि ये हिल साइड है और ये स्टीप हो और इधर अंदर की तरफ स्लाइड होने के चांसेस भी हैं, तो आप इसे एक ब्रेस्ट वॉल लगा करके रोक देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब लैंडस्लाइड। हालांकि लैंडस्लाइड का मतलब तो आपको मालूम है कि यहां पे स्लाइडिंग हो जाएगी। ठीक है, ये देखो,
द टर्म लैंडस्लाइड डिनोट्स द डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द हिल स्लोप। हिल स्लोप की जो मटेरियल है वो नीचे की तरफ मूव करके जाती है, स्लाइड करके। कंसिस्टिंग ऑफ नेचुरल सॉइल डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स, लैंडस्लाइड टेक प्लेस अलोंग द सरफेस ऑफ सेपरेशन बाय स्लाइडिंग एंड फॉलिंग एंड फ्लोइंग। ठीक है, चलो ये 3 टर्म्स से इसको पहले आप लिख लीजिए वहीं पे। आपने लिख लिया होगा वीडियो पॉज करके। अब देखो पैरापेट वॉल क्या है, आपको याद होगा रिटेनिंग वॉल के ऊपर एक स्ट्रक्चर लगाई गई थी जो कि बाउंड्री की तरह बिहेव करती है, एक्चुअली वो पैरापेट वॉल है। तो ये पैरापेट वॉल हम लोग डिसकंटिन्यूटिंग वे में लगाते हैं, थोड़ा सा लगाया फिर गैप दिया, फिर थोड़ा लगाया फिर गैप दिया, ये इकोनॉमिकल पर्पज से। अब देखो यहां पे द वॉल प्रोवाइड्स द अबव formation level of the hill usually towards the down slope known as the parapet wall. This wall provides the protection to the traffic against the falling down of the hillside. अब मान लो कि ट्रैफिक जो मूव कर रही है ये यहां से फॉल करके नीचे जा सकती है हाई स्पीड में। मान लो कि व्हीकल स्किड कर गई तो ये तो बाहर चली जाएगी ना, लेटरल स्किडिंग हुई तो आप वॉल लगाते हो जिससे सेफ्टी इंश्योर होता है। ठीक है, वॉल प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रैफिक अगेंस्ट द फॉलिंग डाउन ऑफ द हिल स्लोप। आगे देखो, इट इज नॉट कंस्ट्रक्टेड इन कंटिन्यूअस बट जनरली कंस्ट्रक्टेड इन सुटेबल गैप फॉर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आगे देखो वीप होल्स। अब क्या है ना, वीप होल्स एक टर्म है, समझिएगा। स्क्वायर शेप में होल लगी होती है। अगर आप कभी हिल पे गए हो तो शायद आपको देखने को भी मिल जाए कि जो रिटेनिंग वॉल होती है, जो हमारी वॉल्स लगी होती है, ब्रेस्ट वॉल, उन सब में ना होल्स छोटे छोटे कई सारे आपको देखने को मिलेंगे। वो इसलिए कि जो सीपेज वाटर है उस होल के थ्रू बाहर निकल जाए। ठीक है, यहां देखो द होल प्रोवाइडेड इन रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर सच एज द रिटेनिंग वॉल, ब्रेस्ट वॉल, अबटमेंट etc टू ड्रेन ऑफ द सीपेज वाटर नोन एज द वीप होल। इट इज जनरली प्रोवाइडेड विथ स्क्वायर शेप इन स्टैगर्ड फैशन। ऐसे ऐसे फिर नीचे फिर ऐसे मतलब स्टैगर्ड फैशन में ऐसे होगा। क्लियर टू यू? चलो कंप्लीट कर लो इसे आप। ठीक है, ये हो गया वीप होल। अब यहाँ पे इस वाले डायग्राम पे आओ तो आपको बेटर क्लैरिटी आएगी। आपने क्या क्या सीखा कि हिल साइड एंड वैली साइड। आप देखो यहाँ पे ये हिल साइड में ये हो गया ब्रेस्ट वॉल, वैली साइड में हो गया रिटेनिंग वॉल, ये पैरापेट वॉल जो ट्रैफिक की लैटरल मूवमेंट से बचाता है। ठीक है, कहीं व्हीकल स्लाइड ना कर जाए। ठीक है, तो ये हमने सारे टर्म्स यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इन सब से रिलेट करता हुआ ना कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होती हैं। मैंने बता दिया आपको, और यू शुड राइट डाउन दिस ऑल्सो, कंप्लीट कर लो। चलो अब ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीटली फिनिश होती है। मैं आपको याद दिला दूँ, आपने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन पार्ट से, फिर आपने पढ़ा ज्योमेट्रिक डिज़ाइन काफ़ी डिटेल में, फिर आपने पढ़ा ट्रैफिक काफ़ी डिटेल में, फिर आपने पढ़ा पेवमेंट डिज़ाइन काफ़ी डिटेल में, फिर आपने हाईवे मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, सिम्टम्स कॉज ऑफ डिफेक्ट, और उसके अलावा आपने कुछ पोर्शन हिली एरियाज का भी देख लिया। ये हाईवे इंजीनियरिंग यहाँ पे कंप्लीटली फिनिश होती है। मैंने तो आपको पढ़ा दिया सब। अब आपकी ड्यूटी है कि आप इसे प्रॉपरली रिवाइज करें। आपकी ड्यूटी है कि आप इसे बहुत अच्छी तरीके से हर एक चीज़ का प्रैक्टिस करो। जो भी मैंने पढ़ा रखा है आपको, आपने एक प्रॉपर नोट भी तैयार किया होगा, वो आपको रिवीजन करने में आपको हेल्प करेगा। क्वेश्चंस का रेफरेंस जो आपको लेना चाहिए वो प्रीवियस ईयर की बुकलेट इज द बेस्ट रेफरेंस। इसके अलावा टेस्ट सीरीज विल गिव यू द बेटर गुड गाइडलाइन। ठीक है, आपको टेस्ट सीरीज के जो पेपर्स हैं ना, आप टेस्ट सीरीज जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो वहां से आपको बहुत सारे नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और वहां से आपको आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। प्रॉपर प्रैक्टिस करो, अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, सो क्लास यहीं पे आज फिनिश होती है। हाईवे इंजीनियरिंग इज नाउ फिनिश। सो विश यू वेरी गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।